हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का लेक्चर। और अगर आपको मेरी आवाज़ समझ में सुनाई दे रही है और मैं आपको दिख रहा हूँ तो आप फटाफट से ओके यस लिख दीजिए। लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से ओके चैट में यस लिख दीजिए अगर आपको मैं प्रॉपरली दिख रहा हूँ और आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप लिख सकते हैं। हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी कर लीजिए बेटा, जल्दी कर लीजिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों का बोर्ड का रिजल्ट आया होगा। सबको बहुत बहुत बेटा मुबारकबाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि लाइफ में आप ऐसे ही आगे अच्छे करते रहेंगे। जिन बच्चों का किसी कारण से स्कोर कम रहा है तो दिल छोटा मत करिए, आपने ऑलरेडी ब्रांच सिलेक्ट कर ली है, अब इसी में आपको आगे करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सभी बच्चों को और आगे पढ़ के अब पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लियर है? कैन वी स्टार्ट? ठीक है। सबसे पहले जैसा कि हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्या आपने अपनी टेबल पर अपनी एनसीईआरटी, अपना रजिस्टर और अपना जो भी चीज जरूरी है क्लास के लिए रख लिया है? अब हम लेक्चर को आगे लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपसे डोपा डिस्कस करूंगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। डोपा क्या होता है? डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट, जिसे हम डेली देते हैं कुछ क्वेश्चंस और डेली उसे डिस्कस करते हैं। डोपा से आपको फायदा क्या होगा? आपके बेसिक्स इंप्रूव होते जाएंगे, आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। क्लियर है बेटा? सही है, ठीक है। और हम डोपा को सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहले डोपा में हमारे पास क्या है बेटा, ये देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। पोरिन्स बेटा कहां होता है? मैं आपको रिपीट करता हूं। पोरिन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो आंसर आएगा मेरे पास फर्स्ट आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा क्वेश्चन है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल वो होती हैं जिनका खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का खुद का डीएनए होता है, तो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। थर्ड हमारे पास है नॉट फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कुलर डीएनए फीचर है, 70S राइबोसोम फीचर है, आरएनए। अब ये आउटर मेम्ब्रेन पर नहीं होता, यहां इनर आएगा बेटा, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको डाउट होना चाहिए और आपको मैंने ये जानबूझ के दिया था ताकि मैं आपकी एक थिंकिंग जनरेट कर सकूं। व्हाट इज मीनिंग कि मैं थिंकिंग जनरेट कर सकूं कि जब आप कोई चीज सोचते हो तो किस डायरेक्शन में आपको सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवाल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं आप कहां पर रहते हो, तो आप में से कुछ बच्चे मान लो यूपी में रहते हैं और यूपी में मान लो वो कानपुर में रहते हैं, तो आंसर दोनों ठीक है, यूपी में भी रहते हो और कानपुर में भी रहते हो। लेकिन अगर मैं दोनों ऑप्शन में दे दूं तो क्या मार्क करोगे? जो लोकेशन ज्यादा क्या है, स्पेसिफाइड है। ऐसे ही मेरे पास F0 F1 कहां होगा? इनर मेम्ब्रेन पर भी होगा, क्रिस्टे पे भी होगा। अगर दोनों में से कोई एक मार्क करना हो तो फिर क्रिस्टे मार्क करो, है ना। फिर क्या मार्क करो? क्रिस्टे मार्क करो, क्योंकि क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन से बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो क्वेश्चन फोर्थ का मेरे पास थर्ड आ जाएगा। सही है बेटा? क्लियर है? ये सब क्वेश्चंस कहां है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इनर मेम्ब्रेन से क्रिस्टे बनता है, उस पे F1 F0 है। तो इसका मतलब इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे दोनों अगर आ जाए तो फिर क्रिस्टे मार्क करो, और अगर क्रिस्टे ना हो तो इनर मेम्ब्रेन मार्क कर सकते हैं। सही है? सोचने का तरीका आपको समझा रहे हैं बेटा। सी आंसर आएगा। विच इज द लार्जेस्ट साइज? देखो लाइसोसोम छोटा होता है, स्मॉल होता है, राइबोसोम भी स्मॉल होता है, राइबोसोम इनमें सबसे छोटा होता है। अब इन दोनों में सबसे बड़े साइज का क्लोरोप्लास्ट आएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है? सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 6, ऑर्गेनल इनसाइड ऑर्गेनल इज राइबोसोम। ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल क्या है? राइबोसोम है। क्वेश्चन नंबर 7, 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा बोथ बी। देखो 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, इसमें होगा। तो आंसर क्या आ गया? 7th का डी आ गया। क्लियर है? सही है सर। 8th आ जाओ। विच इज नॉट सिमिलैरिटी? जो सिमिलैरिटी नहीं है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दोनों डबल मेम्ब्रेन होती, ये तो सिमिलैरिटी है। दोनों का डीएनए सर्कुलर होता है, दोनों में 70S राइबोसोम होता है।
पिगमेंट मेरे पास क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। एनसीईआरटी में कोई ऐसी लाइन है जो ये साबित कर रही हो पिगमेंट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना पड़ता है, कलर लाना पड़ता है देखने के लिए। ये बात इस बात को साबित करती है कि पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो मेरे पास डी आंसर आ जाएगा इसका। 9th है बेटा, पिगमेंट इज लोकेटेड ऑन। पिगमेंट हमारे पास कहां है? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के इस थाइलाकॉइड पे होते हैं। कहां होते हैं? थाइलाकॉइड पे। क्लियर है? हमने क्या किया था बेटा, ध्यान से देखो, मैंने इस तरीके से थाइलाकॉइड बनाया था, ऐसे और थाइलाकॉइड बनाया था। तो ये वाले जो थाइलाकॉइड है इन्हें इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक हो गई बात? क्लियर है? और या बोल सकते हैं, और इधर में मेरे पास ये स्ट्रोमल लैमेली थी। ये वाला कौन सा था? स्ट्रोमल लैमेली। इन वाले को आप इंटरग्रेनल बोल सकते हैं, ये जो बीच में है। सही है? अच्छा, तो आपके पास पिगमेंट कहां लोकेटेड होते हैं? थाइलाकॉइड में। स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होगा? प्रोटीन और शुगर बनती है। ठीक है, प्रोटीन और शुगर बनती है। स्ट्रोमा में पिगमेंट नहीं होते। और राइबोसोम कौन से टाइप का होता है? 70S टाइप का। आप में से एक बच्चा कल एनसीईआरटी देख के कह रहा था सर 80S लिखा, उसमें ये लिखा है एनसीईआरटी में प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S होता है। क्या आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? सही है? ठीक है। नाउ आपको क्या करना है बेटा, मेरी बात सुनो। मैं सभी तरह के जैसे जितने भी डोपा आपके असाइनमेंट है, डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट, उन सारे क्वेश्चंस को लास्ट में कंबाइन करके भी आपको दे दूंगा। क्लियर है? जिससे आपको यह रहेगा कि कभी भी रिवाइज करना हो तो आपके लिए आसानी रहेगी। दूसरा क्या करेंगे बेटा, जब चैप्टर हम फिनिश करेंगे उसके साथ मैं आपको 60-70 क्वेश्चन दे दूंगा। वो पीवाईक्यू में अलग रिकॉर्डिंग दूंगा जिसमें मैं पीवाईक्यू का पीडीएफ दे दूंगा, उसके आंसर मैं खुद सॉल्व करूंगा। उसके अलावा मैं आपको एक दूंगा 60-70 क्वेश्चंस का असाइनमेंट, जिसको आप सॉल्व करोगे, उसके सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा आपको। क्लियर है? इतनी चीजें करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं रुकेगा। तो यहां से हम आगे जाएंगे, आंसर की हमने देख लिए। अब मैं आपको यहां से क्या बताने जा रहा हूं बेटा, मैं यहां से आपको बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या फीचर्स हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। बोर्ड पर बोरा फोकस करके सभी बच्चे देखेंगे। पूरा फोकस मुझे बोर्ड पर चाहिए, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेंगे। और ये इस तरीके से पहले टेबल बना लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? सही है? हां, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं फीचर है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन पहला फीचर है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? यस। क्या वो क्लोरोप्लास्ट में होती है? यस। डीएनए कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? सर्कुलर होता है। ठीक है, इसमें भी कैसा है? सर्कुलर है। सेमी ऑटोनोमस? यस, ये भी सेमी ऑटोनोमस है। यस। प्रोड्यूस बाय प्रोसेस फिजन, फिजन से ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों फिजन से बन सकते हैं। राइबोसोम? यस। कौन से वाला? 70S टाइप। इसमें भी राइबोसोम होता है। यस। कौन से वाला? 70S टाइप। पोरिन्स होते हैं? यस। किसमें? आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक है, और इसमें हमारे पास यस, किसमें? आउटर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन पर होते हैं। क्या ये वाली चीजें समझ में आ गई? बोर्ड पर लिखा हुआ तो ये हमने क्या लिखे हैं बेटा? ये हमने सिमिलैरिटीज लिखी हैं। ये क्या है? सिमिलैरिटीज है, समानता है। किसमें किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये समानता है। क्या डबल मेम्ब्रेन है? यस। डीएनए है? यस। सर्कुलर है। सेमी ऑटोनोमस है? यस। प्रोड्यूस बाय प्रोसेस फिजन। राइबोसोम दोनों में होते हैं 70S। पोरिन्स दोनों में होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे। यस। क्लियर है? ठीक है बेटा, किसके कितने परसेंट आए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको फिर बता देता हूं बेटा। परसेंटेज का फर्क उन्हें पड़ना चाहिए जिन्हें ये क्लियर नहीं है कि लाइफ में क्या करना है। अगर आप लाइफ में क्लियर हो कि आपको क्या करना है तो परसेंटेज आपको कभी नहीं रोक पाएगी।
परसेंटेज सिर्फ इसलिए होती है कि आप खुद को साबित कर सको कि आपने अच्छा किया, लेकिन बेटा अभी समय नहीं है साबित करने का। आपने सिर्फ 10th क्लास करी है, साबित करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो अभी घबराओ मत। क्लियर है? फेलियर का दुख सबको होता है, परसेंटेज कम आने का दुख सबको हो सकता है, लेकिन अगर आप क्लियर हो लाइफ में क्या करना है, अगर आप क्लियर हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ अचीव करना है, तो वो दुख आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और यहां से आपको पूरा एफर्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलेंगे, बिल्कुल आगे चलेंगे। हाँ, फिजन होता है डिवीजन, डिवीजन क्लियर है? डिवीजन, डिवाइड करना, है ना। परसेंटेज सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होती है, जिसमें आप ये साबित कर रहे होते हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि मैं इंटेलिजेंट हूं। पर मेरा ये मानना है कि आपकी इंटेलिजेंस तब साबित होगी जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करते हो या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हो जिसमें आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व हो। मतलब दुनिया क्या बोलती है वो नहीं, मैं इस लाइन को हमेशा चाहूंगा कि आप अपने अंदर रख लो, इम्बाइब कर लो कि दुनिया को आप पर गर्व हुआ कि नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता। असली रियलिटी ये है कि आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व हुआ, उनको प्राउड फील हुआ, तभी रियलिटी में बेटा आपने कुछ अचीव किया है। तो इस बात को अपने अंदर एकदम इम्बाइब कर लो, अपने अंदर रख लो कि आपको क्या करना है लाइफ में, ये फिक्स करो। बिल्कुल नहीं घबराना है किसी भी परसेंटेज से, वो सिर्फ नंबर होते हैं और नंबर्स बेटा लाइफ को नहीं डिसाइड कर सकते। हमेशा याद रखना, अगर आपने सोच रखा है मुझे क्या करना है तो आपको कोई रोकेगा नहीं। क्लियर है बेटा? सही है, चलिए हाँ ध्यान रखें, ध्यान से। क्लियर है? हाँ, आगे आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया टाइप ऑफ सेल्स, बताओ बेटे किस सेल्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया? जिसमें रेस्पिरेशन हो रही है, अंडरगोइंग रेस्पिरेशन। तो ऐसे कौन से सेल है? प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है। प्लांट सेल, एनिमल, सब तरह के सेल में हो सकता है। सही है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? अंडरगोइंग फोटोसिंथेसिस। तो ये कौन सा सेल है मुझे बताना जरा। अंडरगोइंग फोटोसिंथेसिस, ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल होगा सिर्फ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों होता है, यस सर दोनों होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स क्या होते हैं बेटा? पिगमेंट्स ऐसे केमिकल होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पिगमेंट्स केमिकल होते हैं, तो पिगमेंट्स इसमें एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट नहीं होते और इसमें मेरे पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया का रोल रेस्पिरेशन है। क्या है? रेस्पिरेशन है। और इसका रोल मेरे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस है। अब कल एक बच्चे ने साइज को लेकर मेरे से एक सवाल पूछा था। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज मैंने ऐसे बताया, मेरी बात सुनो, इस तरीके से बताया। ये एक डायमेंशन है और एक ये डायमेंशन है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा? भले ही ध्यान सुने, थोड़ा ऐसा फ्लैट होता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये डायमेंशन हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन स्टिल मैं इसे फ्लैट बोलता हूं, लेंथ शेप बोलता हूं, क्योंकि ये लेंथ बहुत ज्यादा है। ये 5 से 10 माइक्रोमीटर है और ये हो सकता है आपका 1 से 4 या 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकती है। तो क्लोरोप्लास्ट बड़े साइज का होता है एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ अंतर है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, वो मैंने आपको दिखा दिए। साइज याद रख सकते हो, रख लेना। शेप को जरूर याद रखो, इसकी शेप कैसी है? ट्यूबुलर। और ये थोड़े से फ्लैट होते हैं बेटा, ये थोड़े से क्या होते हैं? फ्लैट और लेंस शेप होते हैं। क्या होते हैं? लेंस शेप और फ्लैट होते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर है? बिल्कुल बता दो बेटा, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। क्या आप ये याद कर सकते हो? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से आप इसे याद कर लो, फिर मैं राइबोसोम आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा, आप इसे याद कर लें। कौन सा याद करना है? पहले ये याद करना है आपने। ठीक है, एक नजर देख लो इसे, इसको याद करना है आपने, लिख लो, नहीं लिखा है तो। फिर उसके बाद आपको बोर्ड पर लिखा हुआ ये चीज याद करनी है। क्लियर है? ठीक है, हाँ सही है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग एक चीज बताना चाहते हैं आपको, जिसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। मैं आपको कुछ चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक थ्योरी है। थ्योरी क्या होती है बेटा? देखो, थ्योरी क्या होती है? कोई ऐसी बात होती है जो जिसके कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं होते, लेकिन हमने ये बात बताई होती है, उसे हम थ्योरी कहते हैं।
जिन चीजों को हम प्रॉपर प्रूव कर सकते हैं वो लॉ वगैरह बन जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे आए, मतलब कैसे इवॉल्व हुए, कैसे बने, इसको लेकर एक थ्योरी है, उसे एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। मेरी बात सुने, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि हेल्प ईच अदर, हेल्प ईच अदर। अब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है सुनेंगे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व। तो इस थ्योरी का यह मानना था एंड क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व। इस थ्योरी का क्या मानना था, सुन लो ध्यान से। इस थ्योरी का यह मानना था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कैसे आए कि एक बड़े सेल में, ध्यान सुनेंगे, एक बड़े सेल में, जैसे ये एक बड़ा सेल है, ध्यान से देखो बेटा, जैसे कि ये एक बड़ा सेल है, इस लार्ज सेल में ये मेरे पास छोटा सेल है, स्मॉल सेल है, ये जाकर फंस गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये थ्योरी कैसे आई है, ध्यान से सुने। ये थ्योरी ऐसे आई है, ये बता रही है कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आए। तो ये थ्योरी ये कह रही है कि मेरे पास एक बड़े सेल में एक छोटा सेल जाकर फंस गया, फंस गया मतलब रहने लगा, और वो एक दूसरे की मदद करने लगे। जैसे कि ये जो छोटा सेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इवॉल्व हो गया। तो ये थ्योरी ये कहती है कि भाई एक स्मॉल सेल जो है, एक स्मॉल सेल क्या हो गया, ट्रैप हो गया। ध्यान देंगे, स्मॉल सेल ट्रैप हो गया, ट्रैप इनसाइड लार्ज सेल एंड क्या कर सकता है, एंड वो क्या कर रहा है, सुने ध्यान से। एक छोटा सेल बड़े सेल के अंदर ट्रैप हो गया एंड वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है उस सेल की, है ना। और वो क्या कर रहा है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अब दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो बोथ हेल्प ईच अदर। तो वो इवॉल्व हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में इवॉल्व हो गया। तो ये थ्योरी का नाम है एंडो। एंडो का मतलब है इनसाइड, सिम्बायोटिक का मतलब है दोनों एक दूसरे की मदद करना। मतलब दो चीजें, जब दो ऑर्गेनिज्म या दो चीजें एक दूसरे की मदद करते हैं उसे सिम्बायोटिक कहते हैं। तो हमें ऐसा बड़ा अजीब लगता है यार, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए है, क्यों क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए है। इस बात को लेकर एक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम नहीं करना साइंटिस्ट का नाम। उसने ये बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया होगा, एक छोटा बैक्टीरिया का सेल किसी बड़े बैक्टीरिया सेल के अंदर फंस गया होगा, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे और उससे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हो गया। अगर इस थ्योरी का सपोर्ट समझे, सपोर्ट समझ में आता है इस थ्योरी को, अगर हम कहते हैं कि किन बातों से सपोर्ट मिलता है। पहला, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम 70S होता है, इनके अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम 70S होता है। दूसरा, बैक्टीरिया का डीएनए भी क्या होता है, नेकेड होता है और सर्कुलर होता है, और राइबोस और माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए क्या होता है, सर्कुलर और नेकेड होता है। तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ये पॉइंट्स काफी थे कि एक बड़े सेल में छोटा सेल फंस गया और वो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इवॉल्व हो गया। ये बातें कैसे प्रूफ होती हैं, कौन से ऐसे सबूत हैं, प्रूफ हैं जो इस बात को सही साबित करते हैं। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नेकेड और सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया का भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 70S होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? हां, क्लियर है? कृपया अपनी परसेंटेज ना लिखें, मेरे लिए वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरी खुद से लिख पाओगे? इस थ्योरी का क्या प्रूफ है? ए, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया वाई स्मॉल सेल नॉट फुली ऑटोनोमस, था पहले पर बाद में नहीं था। मतलब शुरुआत में वो ऑटोनोमस था पर बाद में नहीं था। ठीक है, क्लियर है? हां, सिंपल थ्योरी यार, सिंपल थ्योरी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड बैक्टीरिया हैव 70S डीएनए, 70S राइबोसोम, सर्कुलर नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए। ठीक है, सर्कुलर और नेकेड डीएनए।
बेटा आपने कल ही ज्वाइन किया है तो आप पहले बैकलॉग क्लियर करें, उसके बाद इसको देखना मेरे लेक्चर को। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है बेटा, प्लीज रिपीट, क्योंकि कम समझ में आया। मैं तेरे से ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे इवॉल्व हुए होंगे, कैसे बने होंगे, तो एक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी बड़े सेल में एक छोटा सेल फंस गया, वो जो छोटा सेल फंस गया, ट्रैप हो गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। बस इतनी सी बात कह रहा हूं। इस बात के क्या सबूत हैं कि वो छोटा सेल जो था वो बैक्टीरिया का सेल था, बाद में वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो। इस बात के ये सबूत हैं कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए एक जैसा होता है, और उसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास राइबोसोम भी 70s होता है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है। अब एक बच्चा पूछ रहा माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया होता है कि नहीं, नहीं होता है। मैंने कब बोला माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया होता है? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मान ले कह रहा हूं कि ह्यूमन जो है वो बंदर से इवॉल्व हुए हैं, अब तो मुझसे पूछेगा ह्यूमन बंदर है क्या? मैंने कब कहा ऐसा? मैंने तो ये बोला कि ह्यूमन बंदर से इवॉल्व हुए हैं, मैंने ये थोड़ी कहा कि ह्यूमन बंदर है। अब ऐसे सवाल तुम पूछ रहे हो तो बेटा तुम्हारे अंदर थोड़ा सा आयोडीन की कमी है, खाओ उसे, खाने के साथ आयोडीन खाओ, मेंटल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जल्दी से लिख लो। हाँ जल्दी करो बेटा, ये लिखना है क्या? लिख लो, अच्छा रहेगा बेटा। राइबोसोम की टाइप बता रहा हूं। क्लियर है? हाँ हाँ, ल्यूमन खाली जगह को कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये खाली जगह, इसे ल्यूमन कह रहे हैं। इसको दो चैम्बर में कौन डिवाइड कर रहा है? ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन उसे दो चैम्बर में डिवाइड कर रही है। अब हम बात करने वाले हैं राइबोसोम की। मेरी बात ध्यान से सुने सारे बच्चे। अब हम राइबोसोम की बात करेंगे। पहले सुन लो बात जो मैं बोलने वाला हूं आपको। आपके पास एक सेल है, ध्यान से देखें, ये मेरे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर ये डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर है। मैं रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास क्या है कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। तो डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर है, इसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ये राइबोसोम में बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो आपको बोलने वाला हूं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है? सेल के अंदर डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है क्योंकि बहुत छोटा होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सेल की ऑर्गेनल्स के क्या साइज पढ़े हमने? माइक्रोमीटर में पढ़ा है। राइबोसोम का जो साइज होता है वो साइज नैनोमीटर में होता है। तो इसीलिए वो कैसे दिखते हैं? ग्रेन्यूल क्या होता है? डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा था? माइक्रोस्कोप से। कौन से माइक्रोस्कोप से देखोगे? मुझे खुद बताओ। अगर राइबोसोम का साइज नैनोमीटर में है तो वो किस तरह के माइक्रोस्कोप से दिखेगा? क्या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिख सकता है, या आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए? सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सेल के अंदर डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे आपको, वो नैनोमीटर में होते हैं, उनका नाम राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है बेटा, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल का मतलब एक इंडिपेंडेंट फंक्शन करने वाली, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब अपना कोई प्रॉपर फंक्शन होता है उसका। राइबोसोम क्या है, कैसे दिखते हैं? ग्रेनुलर। 1953 में पैलेड ने इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम जो होते हैं हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, राइबोसोम हमारे पास जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं और उसके साथ साथ ऑर्गेनल्स में होते हैं। उनकी दो टाइप होती है, एक 80s होती है और एक 70s होती है। उनकी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं राइबोसोम का साइज क्या है? नैनोमीटर है। इस वजह से वो कौन से माइक्रोस्कोप से दिखेंगे? आपके स्कूल वाले माइक्रोस्कोप से कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब खोजा गया? 1950s में, 1940 के बाद ही खोजा गया। तो 1953 में राइबोसोम को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया? पैलेड ने। उन्होंने उसको ग्रेनुलर डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर बताया। क्या इतनी बात क्लियर है? बता दो जल्दी से। तो इस बात को मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा,
पॉइंट वाइज लिखूंगा, आप बताना आपको समझ आया कि नहीं। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की है? 1953 में टैलेड ने ऑब्जर्व किया ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर क्या होता है? डॉट डॉट जैसे। वाई और कौन से माइक्रोस्कोप से बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीज देख सकता है, क्योंकि राइबोसोम का जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है। क्लियर है? तो साइज एनसीईआरटी ने 70s के लिए दे रखा था 15 से 20 नैनोमीटर। क्लियर है? स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होगा? ग्रेनुलर। ग्रेनुलर मतलब डॉट डॉट जैसा ऑब्जर्व होगा। क्लियर है? कैसा ऑब्जर्व होगा? डॉट डॉट जैसा। क्लियर है? अगर मैं राइबोसोम की लोकेशन की बात करूं, ध्यान से सुने बेटा, राइबोसोम की अगर लोकेशन की बात करूं तो देखो कहां होते हैं। ये मेरे पास बैक्टीरिया का सेल है, बोर्ड पे ध्यान रखो, ये मेरे पास बैक्टीरिया का सेल है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, ये बैक्टीरिया है बेटा। ये किसका सेल है? बैक्टीरिया है। तो यहां पर मेरे पास राइबोसोम प्रेजेंट है, ये रे राइबोसोम। तो बैक्टीरिया के सेल में कहां प्रेजेंट है? तो लोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल के किसमें? साइटोप्लाज्म में, है ना, वहां पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? उसके अलावा ध्यान दे बेटा, उसके अलावा मान लो मेरे पास ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए होता है, ठीक है। और ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहां होंगे? देख लो ध्यान से देखो बेटा, ये वाले एटीएस हैं, ये यहां होंगे। इसके अलावा इन ऑर्गेनल्स के अंदर भी राइबोसोम होंगे, इन ऑर्गेनल्स के अंदर भी राइबोसोम होंगे यहां पर। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि राइबोसोम्स की लोकेशन क्या है, आप खुद देख सकते हो। तो राइबोसोम की लोकेशन क्या है? पहला देखो, बैक्टीरिया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ये रहा राइबोसोम। तो सबसे पहली लोकेशन क्या लिखोगे? बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है। दूसरा हमने क्या लिख दिया बेटा? दूसरा हमने लिख दिया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ये रहा, ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है। साइटोप्लाज्म में क्या है? राइबोसोम है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनल में, यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनल में किसमें, कौन सी ऑर्गेनल है मेरे पास? प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ये चीज समझ आ रहा है? इनके अंदर हमारे पास क्या होगा? राइबोसोम्स होते हैं। मैं रिपीट करूंगा जो दोबारा आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं। राइबोसोम कहां होते हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। कौन से होते हैं बेटा? ये होते हैं 70s, ठीक है। यूकैरियोटिक के उसमें 80s होता है, और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे राइबोसोम की लोकेशन क्या है, तो आप लिखोगे बैक्टीरिया में और यूकैरियोटिक सेल में, दोनों में साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में 70s, यूकैरियोट में 80s। पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट सुनो, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में, पर वहां पर 70s होंगे। तो अगर आपसे कोई कहे क्या 70s राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, आप कहोगे यस, ऑर्गेनल्स में मिलता है। और अगर आपसे कोई कहे 80s राइबोसोम कहां मिलेगा, आप बताओगे वो किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। ये मेरे पास राइबोसोम है, पर इसमें क्या फर्क है? ये वाला 80s है और ये वाला कौन सा था? 70s, है ना। ये S क्या होता है आगे बात करेंगे। क्या इतना समझ में आया? जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है? हाँ, ER पे मिलेंगे बेटा, ये वाले किस पे मिलेंगे? ER पे मिल सकते हैं और फ्री भी मिल सकते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है बेटा। एनसीईआरटी रीडिंग किसकी कर रहा हूं? पहले राइबोसोम तो कंप्लीट कर ले, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेगा ना। बिना बात के एनसीईआरटी रीड करता रहेगा, पहले कंप्लीट तो कर राइबोसोम। हाँ, बेटा 70 और 80s में बताने जा रहा हूं, पहले समझ लो ध्यान से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा।
70s और 80s बताने जा रहा हूं, पहले आप समझ लो ध्यान से, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ 70 और 80s क्या होता है पहले समझ लो। देखो भाई, मैंने आपको बार बार एक चीज पढ़ाई है, ध्यान से सुनो। कैसे पढ़ाया है, ध्यान सुनेंगे। ये जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर किसका बना हुआ है? ये मार्कर बना हुआ प्लास्टिक का। ठीक है, क्लियर है। मान लो ये मेरे पास पेन है, ये किसका बना हुआ? प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसे ही राइबोसोम किस चीज का बना हुआ है? क्या चीज का बना हुआ है? तो राइबोसोम केमिकली क्या है? केमिकली का मतलब होता है किन चीजों का बना हुआ है। तो राइबोसोम दो चीजों का बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए, ठीक है, और साथ में प्रोटीन। इधर ध्यान दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दे, मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो इधर हमारे पास, ध्यान देंगे, हमारे पास राइबोसोम किसका बना हुआ है? ये देखो, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है आरएनए, ये मान लो आरएनए है, ये आरएनए है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बन जाता है? राइबोसोम बनता है। क्या बनता है? राइबोसोम बनता है। आरएनए प्लस प्रोटीन को मिलाकर क्या बनता है? राइबोसोम। तो जो आरएनए की टाइप होती है, इधर देखो बेटा, आपको फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा कि आरएनए 3 टाइप का होता है। आरएनए क्या होता है बेटा? 3 टाइप का होता है। एक होता है जो न्यूक्लियस से बनकर आता है मैसेज लेके, उसे एमआरएनए कहते हैं। एक होता है टीआरएनए जो अमीनो एसिड कलेक्ट करता है, और एक होता है आरआरएनए। ये आरआरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है किसका? राइबोसोम का। तो जरा आप बहुत ध्यान से देखें, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि राइबोसोम किसका बना है? 2 चीजों का। पहला आरएनए, और उसे हम लिखते हैं आरआरएनए, और साथ में किसका बना है? प्रोटीन का। इन दोनों चीज को कंबाइन करके मैं राइबोसोम बनाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, ध्यान देंगे बेटा, फॉर एग्जांपल एक चीज देखें मेरी तरफ, ध्यान से देखेंगे आप। एक सेकंड देखेंगे। इधर सुनो, एक बच्चा कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन हम क्लास में भी सुनते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर राइबोसोम तो प्रोटीन बनाते हो, प्रोटीन के कैसे बने हुए? तुम लोगों ने वो देखा है, वो ब्रिक का बना हुआ मतलब ईंटों का बना हुआ होता है, चिमनी होती है जिसमें ईंट बनाते हैं, ईंट का भट्टा कहते हैं। वो खुद तो ईंट का बना हुआ है, क्या उसमें ईंट नहीं बना सकते? भाई वो ईंट का बना है, वो उसका स्ट्रक्चर है, वो काम क्या कर रहा है एक अलग बात है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी चीज है, कोई भी चीज, मान लो हम किसी भी चीज की बात बायो में करते हैं, अगर वो 2 पार्ट, 2 अलग अलग हिस्सों की बनी होती है, तो उसे हम उसकी सब यूनिट कह देते हैं। देखो ये कंप्लीट यूनिट है, कंप्लीट चीज है। अगर ये 2 पार्ट की बनी होती है तो इन्हें क्या बोलते हैं? सब यूनिट बोल देते हैं। तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है वो 2 अलग अलग हिस्सों का बना रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट बोलते हैं। तो जरा मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, पहले जरा ये लिख दिया मैंने, इसके बाद देखो मेरे पास क्या होता है बेटा, मेरे पास जो राइबोसोम है, राइबोसोम है, वो राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, 2 सब यूनिट होती हैं, 2 सब यूनिट होती हैं। एक लार्ज होती है, जैसे मैंने ये बना दी, देखो एक मेरे पास क्या होगी बेटा? लार्ज सब यूनिट होगी ऐसे, और एक मेरे पास स्मॉल होगी। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, जैसे मैंने इसको लिख दिया लार्ज सब यूनिट और इसको लिख दिया स्मॉल सब यूनिट, तो मैं इन दोनों को जब जोड़ता हूं, मतलब मैं इन दोनों को जब जोड़ता हूं तभी जाकर राइबोसोम बनता है। तो मेरे पास 2 सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की, हर एक राइबोसोम में 2 हिस्से होते हैं। मतलब मैंने आपको यही बताया, किसी भी कंप्लीट चीज के अगर 2 पार्ट हो तो उन्हें हम सब यूनिट शब्द दे सकते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन जो होती है ना, कई चेन्स की बनी होती हैं, तो हम कहते हैं कि इस प्रोटीन में कई सब यूनिट है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ही ये मान लो कंप्लीट राइबोसोम है,
तो ये जो कंप्लीट राइबोसोम है, मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखना, ये कंप्लीट राइबोसोम है जो 2 सब यूनिट का बना है। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से, ये जो लार्ज सब यूनिट है, ये वाली लार्ज सब यूनिट है, इसमें क्या है? आरआरएनए है और प्रोटीन है। मेरी बात समझ में आई? ये लार्ज सब यूनिट है, ये मेरे हाथ में लार्ज सब यूनिट है। ये 2 चीजों की बनी है, एक प्रोटीन की बनी है और एक आरआरएनए की बनी है। मैंने जोड़ के ये लार्ज सब यूनिट बना दी। ऐसे ही जो स्मॉल सब यूनिट है वो भी आरआरएनए की बनी है और प्रोटीन की बनी है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों को कंबाइन करूंगा, दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास राइबोसोम बनता है। लार्ज सब यूनिट में आरआरएनए होता है और साथ में क्या होती है? प्रोटीन। ऐसे ही इसमें आरआरएनए होता है और साथ में क्या होती है? प्रोटीन। तो आपको यह बात समझ में आई कि राइबोसोम किसका बना हुआ है? आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और साथ में प्रोटीन का। तो राइबोसोम में खुद से 2 पार्ट हैं, एक ये सब यूनिट है, एक ये सब यूनिट है। इसे बड़ी सब यूनिट कहते हैं, इसे छोटी सब यूनिट कहते हैं। इसमें अलग आरआरएनए है और प्रोटीन होती है, इसमें अलग आरआरएनए प्रोटीन होती है। जब मैं दोनों को जोड़ता हूं तब जाकर एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है। और इन दोनों को ये फ्री मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जुड़े हुए मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में ये दोनों अलग अलग होती है सब यूनिट। जब प्रोटीन बनाना होता है तभी ये पास आते हैं, ये प्रोटीन बनाने के लिए ही पास आते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, राइबोसोम इतने छोटे होते हैं कि आंख से नहीं दिखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगे, वो दिखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राइबोसोम 2 अलग अलग हिस्सों का बना हुआ है, उन्हें हम सब यूनिट कहते हैं। हर एक सब यूनिट, जैसे ये सब यूनिट है, ये खुद से प्रोटीन और आरआरएनए का बना है और ये वाली सब यूनिट भी प्रोटीन और आरआरएनए के बना है। तो ये लार्ज हो गई, ये स्मॉल हो गई। जब दोनों को जोड़ूंगा तब पूरा कंप्लीट राइबोसोम बनता है। अब ये जो कंप्लीट राइबोसोम बना है, सुन लो ध्यान से, ये कंप्लीट राइबोसोम तभी बनता है जब प्रोटीन बनानी होती है, नहीं तो ये अपना अलग अलग घूमते रहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? जुड़ते कैसे हैं बेटा? प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म है, वो नहीं पढ़ना आपने, पर आपने सिर्फ एक बात याद करनी है, जुड़ने के लिए Mg+2 की जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? स्नेहा, मैंने बेटा प्लास्टिड प्लाज्मिड पढ़ा दिया है ना? प्लास्टिड प्लाज्मिड पढ़ा दिया है। अब आप अगर प्लास्टिड प्लाज्मिड में अंतर पूछोगे तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि चेयर में और बॉटल में क्या फर्क होता है। प्लास्टिड जो था वो क्या था? ये जो स्ट्रक्चर पढ़ाया। प्लाज्मिड मैंने बैक्टीरिया में पढ़ाया था। हाँ, यहां तक समझ लो। टीआरएनए आपको नहीं पढ़ना, मैं पर बता देता हूं। आरएनए की 3 टाइप होती है, एक एमआरएनए जो न्यूक्लियस से मैसेज लेके आता है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है प्रोटीन बनाने के लिए, और एक आरआरएनए होता है जो राइबोसोम का पार्ट होता है। साक्षी, आई एम डिप्रेस ड्यू टू माई रिजल्ट। बेटा डिप्रेस रहने से तो कुछ होता नहीं है, पॉलीराइबोसोम हमने पढ़ा दिया है आपको। आ जाओ जरा आगे की कहानी देखेंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप समझो स्वेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि मैं राइबोसोम में एक यूनिट यूज करूंगा, राइबोसोम में एक यूनिट यूज करूंगा, उसे एस कहते हैं। एस की फुल फॉर्म होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ठीक है? अब मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब दिखा रहा हूं। ये देखो बेटा, ये टेस्ट ट्यूब है, इस पे ये बड़ी चीज है थोड़ी सी और ये छोटी चीज है। बड़ी चीज नीचे जल्दी सेडिमेंट होगी, छोटी चीज स्लो सेडिमेंट होगी। तो ये जो स्मॉल है ये क्या होगी? स्लो सेडिमेंट होगी, धीरे धीरे नीचे बैठेगी। जो लार्ज है वो फास्ट सेडिमेंट होगी। वो क्या होगी? फास्ट सेडिमेंट होगी। मैं क्लियर हूं यहां पर? मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं इस बात को लेके कि मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो राइबोसोम के आगे एस लिखते हैं वो होता क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे बताना जरा ध्यान से, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं।
आपके पास ये देखो, ये मार्कर है और ये इसका कैप है, मैं आपको ऐसे फेंक के मारूं तो इससे ज्यादा चोट लगेगी इससे, सर इससे कम लगेगी इससे ज्यादा लगेगी, लग सकती है। हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो सर? मैं रीजन बताता हूं। हमारे पास मैंने क्या किया, मुझे अगर इन दोनों का साइज पता करना है तो मैंने डायरेक्टली साइज नहीं पता किया, मैंने मार के देखा और चेक किया कि किससे चोट लग रही है ज्यादा। इसका मतलब मैंने इनडायरेक्ट तरीके से इसके साइज को या इसके वेट को मेजर करने की कोशिश करी। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? राइबोसोम या कुछ प्रोटीन्स के साइज और डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। ये इनडायरेक्टली कैसे मेजर किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बड़े साइज की प्रोटीन है वो जल्दी सेडिमेंट होंगी और छोटे साइज की क्या होंगी? धीरे सेडिमेंट होंगी, या छोटे साइज का आरएनए धीरे सेडिमेंट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज यूनिट एस, जैसे भाई मीटर एक यूनिट होती है, किलोमीटर एक यूनिट होती है, ऐसे ही एस एक यूनिट है, उस एस का फुल फॉर्म है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और एनसीईआरटी लिखती है एस इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं भाई, इसके कंपैरिजन में इससे ज्यादा चोट लगेगी, बड़ा है थोड़ा सा मार्कर, तो आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज एस। एस साइज और डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कोई चीज कितनी ज्यादा, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, कितना वॉल्यूम और कैसे मास है। साइज और डेंसिटी नापने का एक यूनिट होता है एस। क्या हम डायरेक्टली नापते हैं? नहीं, हम इनडायरेक्टली नापते हैं कि वो चीज कैसे नीचे बैठती है ना, उसके हिसाब से नापते हैं। तो एस इज क्या बेटा? इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। साइज और डेंसिटी नापने का इनडायरेक्ट मेजर है, उसे हम क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? जल्दी बता दो, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? बताओ यार। परसेंटेज लिख रहे हो, कौन पूछ रहा है? मान ले 99 आ गए, क्लास में समझ नहीं आ रहा, तोते उड़ रहे होंगे, फिर क्या करेगा 99 का? डॉक्टर बन गया? पढ़ लेना चुपचाप। अब एक पूछ रहा है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठना। मैं साइज और डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेजर कर रहा हूं। इतना समझाने के बाद नहीं आता यार तुम्हें समझ। और परसेंटेज लिख रहे हो तुम। हाँ, कह तो रहा हूं यार, ये मार्कर से मारूंगा तुझे चोट लगेगी, ये तरीका है इसका साइज पता करने का। चोट लगना कोई तरीका होता है? नहीं। इनडायरेक्टली साइज कैसे पता लगा? बड़ी चीज से ज्यादा चोट लगेगी, छोटी से कम लगेगी। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि बड़ा जल्दी नीचे बैठेगा, छोटा धीरे में बैठेगा। उस हिसाब से हम इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, नीचे बैठने को। इसे कह रहे हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। हाँ, परसेंटेज लिख रहे हैं। बेसिक बातें समझ नहीं आती, क्या करोगे तुम? हैं सर डॉक्टर बनेंगे, हम बन गए ऐसे। ध्यान से पढ़ो, मैं क्या बोल रहा हूं। राइबोसोम और कुछ प्रोटीन के साइज को नापने की एक यूनिट है जिसका नाम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली मास ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं मेजर कर रहे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में मेजर कर रहे हैं कि जो बड़ी चीज है वो जल्दी सेडिमेंट होगी, छोटी चीज धीरे होगी। बस इतनी बात रखो। और एक साइंटिस्ट के नाम पर है, इसे हम स्वैडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, वैज्ञानिक का नाम है, या इसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब आओ जरा ध्यान से देखेंगे यहां पे। इधर देखो बेटा ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, इधर ध्यान दो, जल्दी देखो, नहीं कंटाप लगेगा। इधर ध्यान दो भाई सारे, इधर देखो, ध्यान से देखना। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास राइबोसोम की दो टाइप होती है, टाइप ऑफ राइबोसोम लिखते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले समझना मैं क्या बोलूंगा। टाइप ऑफ राइबोसोम, सबसे पहले
मैं लिख रहा हूं 70S। 70S राइबोसोम है, उसमें 2 सब यूनिट है। इधर देखना बेटा, उसमें 2 सब यूनिट है। 70S इसे कह रहे हैं, एक ये सब यूनिट है और एक ये सब यूनिट है, स्मॉल और लार्ज। तो ये वाली सब यूनिट कौन सी है? स्मॉल, सही है। और ये वाली कौन सी है? लार्ज। इतनी बात समझ में आ रही है? दोनों को मिला के 70S कह रहे हैं, दोनों को मिला के क्या कह रहे हैं? 70S कह रहे हैं। दूसरी टाइप होती है मेरे पास 80S। अब ये 80S हो गई, तो 80S राइबोसोम का मतलब यह होता है कि उसमें भी स्मॉल सब यूनिट है और ये वाली सब यूनिट कौन सी है? लार्ज। ये चीज समझ में आ रही है? ये मुझे कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स में मिलता है। यहां तक कोई डाउट है क्या? सोचो ध्यान से। तो राइबोसोम बेटा मेरे पास क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। दोनों में 2-2 सब यूनिट होती है। फर्क कहां होता है? इसकी जो सब यूनिट्स हैं, ध्यान दो बेटा, इसकी जो सब यूनिट्स हैं जिसे मैं लार्ज और स्मॉल कह रहा हूं, ये देखो, इसकी जो सब यूनिट है, जो ये लार्ज बना दी मैंने और ये मैंने स्मॉल बना दी, ये वाली खुद अकेले, ये वाली खुद अकेले 50S होती है और स्मॉल वाली 30S होती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऐड करके तो 80S आ रहा है। एडिशन नहीं है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं, या हम कहते हैं ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये मेरे पास क्या है? लार्ज। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। इधर देखो भाई, इधर देखो, इसकी वैल्यू 30S है, इसकी वैल्यू क्या है? सुन लो ध्यान से, इसकी 30S है, इसकी क्या है? 50S है। दोनों को जोड़ के 70 आ रहा है, 80 नहीं आ रहा। एडिशन नहीं है, कुछ पार्ट ओवरलैप हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कुछ पार्ट ओवरलैप हो जाता है, या ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। आपको ये याद करना है कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलता है वो 70S है। उसमें 2 सब यूनिट हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी और बड़ी को मिलाकर 70S बनता है। छोटी वाली जो है वो 30S है और ये वाली क्या है? 50S। सर ये ऐड करके तो 80 आना चाहिए। एडिशन नहीं है, कुछ पार्ट ओवरलैपिंग हो जाता है, इस वजह से 70 आता है, एडिशन नहीं है। ऐसे ही मेरे पास इस वाले की भी 2 सब यूनिट बनती है। लार्ज वाले को 60S कहते हैं, लार्ज वाले को क्या कहते हैं? 60S। और स्मॉल वाले को कहते हैं 40S कहते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 80S बनेगा। तो मैंने आपको 2 तरह के राइबोसोम बता दिए, एक 70S जिसमें 2 सब यूनिट, छोटी बड़ी, छोटी वाली 30, ये 50। ऐड करने के बाद देखो, ये जब मैं ऐड कर रहा हूं तो कुछ पार्ट ओवरलैपिंग हो जाता है, इस वजह से 70 आता है। सेम यहां पर क्या है? 80S है, पूरा वाला कंप्लीट 80 है, इसमें छोटे वाली 70 है और लार्ज वाली क्या है हमारे पास? सॉरी, ये 40 है और ये क्या है बेटा? ये वाली मेरे पास 60 है। दोनों को मिला के कंप्लीट राइबोसोम मिलता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है बेटा, तेरी आंखें भी खराब हो गई हैं, रिजल्ट भी खराब आया है, तू बता कैसे जीवन चलेगा तेरा, है ना? अब्दुल ahad नाम का एक बच्चा है जो मेंटली डिस्टर्ब भी है। मैं बार बार बोल रहा हूं 30 और 50 ऐड नहीं करना है, कह रहा है 50 और 20 होगा। कान में कुछ गड़बड़ है क्या बेटा तेरे? चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं जब ये हाल है तेरा। मैं कह रहा हूं एडिशन नहीं है, कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग होता है। मैं बार बार कह रहा हूं ऐड नहीं करना, और फिर वो ऐड कर रहा है। तुम वो बच्चे हो जिनको लिखा रहता है ना नो पार्किंग, वहीं गाड़ी लगा के आते हो और फिर पिटाई भी होती है तुम्हारी, मानते नहीं हो बात को। सर ये वैल्यू कैसे लिखी गई है? कैलकुलेटेड वैल्यू है, याद कर ले बस। 70S कैसे आएगा? कैसे आएगा? 50-30 को ऐड नहीं करना, कुछ पार्ट ओवरलैपिंग है। देख मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देख, इधर देख, इधर देखियो, ये 50S है, हां सर, ये 30S है, हां। ये जब 7 आए तो कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग हो गया, तो ये कंबाइन ऑफ 70S है। इधर देख ध्यान से, ये 30 है, ये 50 है।
मैं ये कह रहा हूं जब ये साथ आए तो कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग समझ में आता है, कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ गया, इसलिए कंबाइन 70s आ रहा है। हां, ATS में भी यही हुआ होगा। ATS में ये देखो ध्यान से, ये वाला कुछ हिस्सा इसके साथ ओवरलैपिंग हुआ होगा, इस वजह से ये क्या आ रहा है, ये ATS आ रहा है। 60 कौन सा है, ये इंडिविजुअल कितना है 60 है, ये कितना है 40 है, दोनों कंबाइन होके क्या आ रहा है 80। ऐड नहीं करना। हां सर, हां, क्या आपको सर गुस्सा आ रहा? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं आता मुझे बहुत पेशेंस है, इन बातों का गुस्सा नहीं आता, बस मैं थोड़ा सा आपको डांटता हूं कि आप जल्दी कोशिश करो समझने की। बेटा स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, स्वेडबर्ग क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। आ जाओ, और आपको पता होना चाहिए, मैं जरा ये डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं आपको, या ये देख लो, चलो छोड़ो, ये वाला डायग्राम देख लो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो ये यूकैरियोटिक सेल, इधर देख बेटा, ये यूकैरियोटिक सेल में ये डीएनए है, समझ में आ रहा है। डीएनए से एक आरएनए बनता है, उसे एमआरएनए कहते हैं। डीएनए से जो मैसेज लेके बाहर आता है उसे हम कहते हैं एमआरएनए। ध्यान से देख बेटा, ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए पर राइबोसोम की सब यूनिट लगती है। ध्यान से देखियो मैं क्या कर रहा हूं, राइबोसोम ऐसे होते हैं अलग अलग। अब जरा ये देखो, राइबोसोम की ये मेरे पास क्या लग गई, पहले स्मॉल सब यूनिट लग गई ऐसे, फिर कौन सी आके लगी, लार्ज लग गई ऐसे, फिर कौन सी लगेगी इसकी, स्मॉल लगेगी, और फिर कौन सी लगेगी ऐसे, लार्ज लगेगी। फिर ये पूरी चीज उठ के इसके ऊपर चली जाती है, इस ऑर्गेनल के ऊपर। कौन सी ऑर्गेनल है ये अभी बताता हूं आपको। ये देखो बेटा, ये कौन सी ऑर्गेनल है, ये वाली, ये देखो, इसे ईआर कह रहे हैं। ऐसा ईआर जिस पे राइबोसोम लगाओ, आरईआर बोलेंगे, और इस पर ये एमआरएनए है बेटा। ये जो 3 लिख करके लिखा है ना, ये चीज क्या है, ये एमआरएनए है। तो ये जो एमआरएनए है ना बेटा, ये यहां है, देखो ऐसे, ये यहां 5' है या 3' है, ये एमआरएनए है। दिस इज एमआरएनए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? दिस इज एमआरएनए, क्लियर है? दिस इज एमआरएनए, यहां तक समझ में आया? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आंसर करने की कोशिश करना। पहला मेरी बात सुने ध्यान से। आपसे अगर मैं पूछूं कि विच सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड टू ईआर से कौन से वाली लगी है, छोटे वाली लगी है, बड़े वाली लगी है? वो लगी है 60s, लगी है कि नहीं, खुद बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से, यहां तक समझ में आ रहा है? और प्रोटीन यहां से बन के निकलती है बेटा, इधर प्रोटीन, अगर आपको याद हो, ईआर के ल्यूमन में ले जाते हैं, ल्यूमन मतलब खाली जगह। तो मेरे पास ये इसके अंदर ऐसे जगह होती है जहां से प्रोटीन बन के निकलती है, यहां प्रोटीन आ जाती है ऐसे, और वो फोल्ड होके फिर वेसिकल्स में ले जाते हैं। तो मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, ये देखो, ये मेरे पास राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल है, पहले स्मॉल जुड़ती है फिर लार्ज जुड़ती है, ये पूरी चीज उठ के यहां जाती है। तो कौन सी वाली सब यूनिट जुड़ती है ईआर से, ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, राइबोसोम की बड़ी या छोटी कौन सी जुड़ेगी? बड़ी वाली जुड़ती है। बड़ी वाली सब यूनिट में से क्या निकलती है? पॉलीपेप्टाइड चेन निकलती है, जो फोल्ड होके क्या बनाती है? प्रोटीन, और उसको पैक करते हैं वेसिकल में, फिर किसके पास भेजते हैं? गोल्जी बॉडी के पास, फिर वो क्या बनाता है? लाइसोसोम। याद आ रहा है कि नहीं, बताओ सर। ये लिखना है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वाई 60s, एक्चुअल में 60s में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इसके सरफेस की प्रोटीन को पहचान सकती है। मतलब ईआर के सरफेस पे प्रोटीन होती है, उसको पहचानना पड़ता है, वो 60s सब यूनिट पहचान सकती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है?
सर इसको बनाना है, अगर बनाना चाहो तो बना लो, अच्छा रहेगा कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बाहर आ जाता है, ये एमआरएनए बाहर आ गया, उस एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ जाता है। राइबोसोम को जुड़ने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? राइबोसोम की असेंबली के लिए कौन सा मिनरल चाहिए बताओ? राइबोसोम की असेंबली के लिए चाहिए मैग्नीशियम, Mg+2 चाहिए। ये दोनों जुड़ के फिर ये किस पे चले जाते हैं? ER पे चले जाते हैं। और ये क्या बना है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होकर वेसिकल बनाकर फिर गोल्जी बॉडी के पास जाता है। इतनी चीज आपको याद करनी है बस, ठीक है? क्लियर है? 5' 3' क्या है बेटा? एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है। अभी आपने नहीं पढ़ा डीएनए आरएनए डिटेल में तो छोड़ सकते हो। अभी डीएनए आरएनए की आपको बातें नहीं पता तो ये 5' 3' क्या है इसको जाने दो। अभी सिर्फ क्या बात करेंगे? इसकी एनसीईआरटी की बात करेंगे। जरा देख लेते हैं राइबोसोम में क्या एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्या कहती है राइबोसोम में? क्योंकि हर एनसीईआरटी कुछ अपने आप में कहती है आपसे, जिसे आप सुनते नहीं हो, ठीक है? और इस वजह से नंबर नहीं आते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे। देखो, राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, कराया हमने ये। फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस, डेंस मतलब गाढ़ा, जॉर्ज पैलेट ने 1953। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। वो किसके बने हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हैं और प्रोटीन के बने हैं, विच इज नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। किसके किसके बने हैं? आरएनए और प्रोटीन के। यूकैरियोट में 80s होता है, प्रोकैरियोट में 70s होता है, सही है? ईच राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, लार्ज और स्मॉल, ठीक है? 80s राइबोसोम की सब यूनिट है 60s और 40s, ठीक है? और 70s वाले की है 50 और 30। एस का मतलब है स्वैडबर्ग यूनिट, विच स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज। मैंने कहा था ना, साइज और डेंसिटी का इनडायरेक्ट मेजर है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। कौन सी लाइन नहीं समझ में आई बताओ? क्लियर है? सर व्हाट इज आरएनए? मेरी बात सुन, आरएनए की 3 टाइप होती है। सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, अलग अलग काम करने वाले। देख मेरी बात समझ, ये भी पेन है, ये भी एक तरीके का पेन है, और मैं कुछ और लूंगा तो मान ले चल ये भी पेन है, ठीक है? अब इसे मैं एमआरएनए कह रहा हूं क्योंकि इसका अलग काम है, मैसेज लेके आता है डीएनए से। ये टीआरएनए है जो अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने के लिए। ये वाला जो है ये आरआरएनए है। आरआरएनए का क्या मतलब होता है? ऐसा आरएनए जो राइबोसोम का हिस्सा होता है, जो राइबोसोम का पार्ट होता है, उसे आरआरएनए कहते हैं, सही है? हां बेटा, मैंने क्या सेडिमेंटेशन का मत सुन मेरी बात। अपने घर में पानी ले, थोड़ी सी मिट्टी डाल, थोड़ी देर में वो नीचे बैठ जाएगी, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। बड़ी चीज जल्दी बैठती है, छोटी चीज धीरे बैठती है, ठीक है? इस तरीके से राइबोसोम के साइज और डेंसिटी को मेजर किया गया। इट इज नोन एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए, क्या हम फटाफट से इसको देख सकते हैं? जो भी देखना आपने देख लो। लास्ट स्लाइड एक बच्चे ने बोला दिखा दो सर, दिखा दो। साइटोस्केलेटल एलिमेंट पढ़ा रहा हूं, आपके पास एग्जैक्टली 1 घंटा है पढ़ने के लिए, ध्यान से पढ़ेंगे। युवराज देख, फास्ट मत लिख बेटा, फास्ट लिखेगा मुझे घर खराब लगता है। देख मेरी टीचिंग पे ऐसे क्वेश्चन मत कर सर, आप धीरे पढ़ाते हो, आप कम पढ़ाते हो, आप खराब पढ़ाते हो। मैं तुझे जो पढ़ाऊंगा वो नीट में आएगा। हम अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे तो तेरे को क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है? हाँ क्लियर है? ठीक है, मैं कोई एनसीईआरटी की लाइन नहीं छोड़ रहा हूं। इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी साइज लिखा है तेरी एनसीईआरटी में, ठीक है? हाँ सही है, हाँ क्लियर हो। मैं डोपा भी इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ सके ना, तो पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, बस आ जाओ। आओ भाई, साइटोस्केलेटल एलिमेंट की बात करते हैं। उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये एक सेल है जिसे बैक्टीरिया का सेल कह रहे हैं। इसके बाहर
एक सेल वॉल है। दिख रहा है आपको सबको? हां सब दिख रहा है। बैक्टीरिया के बाहर हमारे पास सेल वॉल है, सही है, कोई डाउट नहीं। आ जाओ, ये मेरे पास एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के बाहर मेरे पास ये सेल वॉल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं है। ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहा हूं मैं। ये मेरे पास एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहर नो सेल वॉल। कोई डाउट है इस बात में? ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के बाद मेरे पास सेल वॉल है, ठीक है। ये बैक्टीरिया सेल है, इसके पास भी सेल वॉल है। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं किसी भी सेल की शेप या उसको सपोर्ट देने के लिए, सेल को सपोर्ट देने के लिए दो तरह की चीजों की जरूरत होती है। जैसे सेल वॉल है, ये बाहर है, तो ये सेल को बाहर से सपोर्ट दे सकती है। मतलब अगर मैं कहता हूं प्लांट सेल का शेप कैसे मेंटेन होता है, पहला सेल वॉल होता है, दूसरा बहुत सारे प्लांट में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जिस वजह से इस सेल की अपनी शेप मेंटेन रहती है। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्लांट सेल के अंदर, सुनना ध्यान से, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर मेरे पास सेल वॉल जो होती है वो बाहर से सपोर्ट देती है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, बाहर से सपोर्ट देती है। अंदर से सपोर्ट देने के लिए वैक्यूल होता है, जो फूल जाता है तो सपोर्ट देता है। उसके अलावा कुछ धागे हो सकते हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्या बाहर से कोई सपोर्ट है? बाहर से सपोर्ट है? नहीं, तो उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। तो एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में कुछ प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं। प्रोटीन के बने हुए धागे हैं। कैसे धागे हैं? प्रोटीन के बने हुए। ये धागे हैं जो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए धागे हैं, जो सेल को अंदर से सपोर्ट देते हैं। ऐसे धागों को हम साइटो, साइटो का मतलब सेल, स्केलेटल, जैसे मैं कहूं कि आपके अंदर स्केलेटल सिस्टम क्या है? बोन, हड्डी, मसल, ये स्केलेटल सिस्टम है। तो सेल के अंदर क्या है? सपोर्ट कौन देता है एनिमल सेल को? प्रोटीन के बने हुए कुछ धागे होते हैं जो सेल को अंदर से सपोर्ट देते हैं, उसे शेप देते हैं और उसको मूव करने में मदद कर सकते हैं। जैसे अमीबा में सूडोपोडिया बनाने में मदद कर सकते हैं, सही है, या फ्लैजिला और सिलिया में मदद कर सकते हैं। तो आपको यह समझना है, आपको यह समझना है कि बैक्टीरिया का सेल बहुत छोटा होता है, उसे साइटोस्केलेटल एलिमेंट की जरूरत नहीं है, अंदर से सपोर्ट की जरूरत नहीं है। प्लांट सेल में बाहर से सपोर्ट सेल वॉल देती है और अंदर से थोड़ा बहुत वैक्यूल देता है, और कुछ धागे इसमें हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स में हो सकते हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में प्रोटीन के बने हुए कुछ धागे होते हैं जो सेल को अंदर से सपोर्ट देते हैं। ऐसे धागों का नाम रखा गया है साइटो। साइटो मतलब सेल, स्केलेटल मतलब सपोर्ट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ऐसे धागे जो अंदर से सपोर्ट देते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? वंश चंदन बेटा तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा अगर पूछा व्हाट इज वैक्यूल। वैक्यूल सैप वैक्यूल पढ़ाया मैंने बहुत देर तक, आधे घंटे पढ़ाया था, है ना। घर जा, अब घर पे अभी घर पे ही पढ़ रहा होगा तो मम्मी के पास जा, कहा मम्मी 2 घंटा आप मारो, सर ने बोला है मुझे। लास्ट क्लास में मैंने सही से नहीं पढ़ा या मैंने क्लास अटेंड नहीं करी। हाँ, मक्कारी मत किया करो यार क्लास की, मैं पहले बोल रहा हूं, क्लास में मक्कारी नहीं। तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आधी जिम्मेदारी तुम्हारी है पूरी पूरी, मतलब कि सेमी ऑटोनोमस। ये ऑफलाइन थोड़ी है कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम मस्त बैठे हुए ऐसे तोते उड़ा रहे हो सर से, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, मैंने क्या समझा दिया समझ ले ध्यान से। एनिमल सेल में अंदर से कुछ धागे होते हैं। क्या सारे धागे एक तरह के होते हैं? नहीं, अलग अलग तरह के धागे होते हैं जो अंदर से सपोर्ट देते हैं, प्रोटीन के बने हुए, उन्हें हम साइटोस्केलेटल एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले साइटोस्केलेटल का मतलब समझो। साइटो का मतलब सेल, प्लस स्केलेटल मतलब सपोर्ट, और सेल के कहां? इनसाइड सेल। इनसाइड सेल सपोर्ट के लिए थ्रेड प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट बोलते हैं। इनकी लोकेशन क्या है?
इनकी लोकेशन साइटोप्लाज्म है। इनकी लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीनेशियस हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। दूसरा, मेरी बात सुने ध्यान से, जो भी कोई थ्रेड जैसा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? थ्रेड जैसे के लिए नाम देते हैं फिलामेंटस। फिलामेंट समझ में आता है? फिलामेंटस, फिलामेंट पतला धागा, फिलामेंट जैसे हैं, फिलामेंटस कहते हैं। तो प्रोटीन के बने हुए धागे हैं, ठीक है। रोल क्या है? रोल क्या काम करते हैं? सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं मूवमेंट में मदद करते हैं। मूवमेंट को कहते हैं मोटिलिटी। क्या कहते हैं भैया? मोटिलिटी में मदद करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइटोस्केलेटल एलिमेंट, प्रोटीन के बने हुए फिलामेंटस धागे जो सेल को काफी ज्यादा अंदर से सपोर्ट देते हैं, चलने में मदद कर सकते हैं सेल को। और किसमें मदद? आपने मैक्रोफाज सुना है कि नहीं? मैक्रोफाज, उसमें अमीबॉइड मूवमेंट होती है, सेल चल के जाता है बैक्टीरिया खाने, सही है। तो कैसे जाएगा? उसके साइटोप्लाज्म को मूव कराना पड़ेगा। कौन कराएगा? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो ये इनके काम है, किसके बने हैं, कहां होते हैं, क्या मतलब है। अब इनकी टाइप होती है, इनकी क्या होती है? टाइप। मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखना, मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखना और बताना कि आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, मेरी तरफ देखना, ये तीन चीजें हैं आपके पास, ठीक है। ये मान लो तीन तरह के धागे हैं। इसका डायमीटर ज्यादा दिख रहा है, मोटा है थोड़ा सा, ये थोड़ा पतला है, ये सबसे पतला है। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, उनमें एक का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। डायमीटर समझ में आता है? ये मोटाई सबसे ज्यादा होती है, उसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। एक की बहुत कम होती है, उसे कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। फिलामेंटस है माइक्रोफिलामेंट। और ये थोड़ा ट्यूब जैसे हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। और इन दोनों के बीच का डायमीटर होता है इसका, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। यदि मैं आपसे कहूं कि तीन तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं, पहला जिसकी ये मोटाई ये वाली सबसे ज्यादा है, वो लगभग होती है 25 नैनोमीटर की, मतलब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा 25 नैनोमीटर की। यह है माइक्रोट्यूब्यूल। इसकी सबसे कम है मान लो माइक्रोफिलामेंट, दिस वन इज माइक्रोफिलामेंट, बहुत कम है। इसकी इस बीच वाले की इन दोनों के बीच में कुछ है, तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास ये जो है ये तीन तरह के हैं। एक जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, लगभग 25 नैनोमीटर है। कितना है? 25 नैनोमीटर। इसको हमने नाम दे दिया माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रो तो है पर ट्यूब जैसे हैं। जिसका डायमीटर सबसे कम है, लगभग 5 नैनोमीटर है, उसे हमने नाम दे दिया माइक्रोफिलामेंट। क्या ये तीनों एक सेल में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग काम कर रहे होंगे। और इसका लगभग 10 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे तीन टाइप के हैं। सबसे पहला जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, फिर मेरे पास ये दूसरे नंबर पर आ गए और ये सबसे पतले हैं। तो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? तीन तरह के धागे होते हैं, बताओ जल्दी से भाई। हां, तीन तरह के धागे हैं। पलक कह रही है सर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। बेटा सुन मेरी बात, इसका एक ही इलाज है। आप जो है अपने आपको 2-3 कंटाप मारो और कहो कि मैं करके दिखाऊंगा, मुझे नीट में सिलेक्ट होना है, तभी उसके बाद से सुसाइडल थॉट्स जाएंगी। अपना जीवन कम से कम कुछ काम तो आओ पेरेंट्स के। क्या कर रहे हो तुम लोग? फालतू बात कर रहे हो। सुसाइडल थॉट्स आती हैं, करा क्या बेटा तूने जीवन में? सुसाइडल थॉट्स आती हैं, पता कुछ कर तो ले जीवन में, पहले डॉक्टर बन जा, कुछ लोगों की सेवा कर ले, कुछ देश की सेवा कर ले, कुछ पेरेंट्स के काम आ जा, है ना? हाँ, प्रीवियस लाइफ, हाँ इसको बनाना है, बिल्कुल बनाना है। तुम्हें सुसाइडल थॉट्स कैसे आ सकती हैं? ये कौन सी थॉट्स होती हैं?
अजीब टाइप की। कुछ अचीव कर लो जीवन में, है ना, तब जाना, ताकि लोगों को बुरा भी लगे कि यार ये गया, है ना। हाँ, पिटाई करने का मन करता है ऐसे कुछ बच्चों का। अरे रिश्तेदारों की छोड़ो यार, तुम वो बोलते हैं, बोलने दो, है ना। जब तुम सिलेक्ट होगे नीट में फिर क्या बोल लेंगे वो, बोलने दो उनको जो बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, आगे आ जाओ, ये देख लो जल्दी से, आगे देख लो, ये वाला, ये भी ड्रॉ करना है। बेटा अभिषेक बता, मैं इसको कितना कैसे पढ़ाऊं, और बता तेरे को मैं क्या समझाया। मैंने समझाया कि प्लांट के अंदर बाहर से सपोर्ट सेल वॉल देती है, अंदर कुछ धागे होते हैं, पर एज सच बहुत कुछ होता नहीं। एनिमल सेल में कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर उसको अंदर से सपोर्ट देते हैं, उन्हें बोलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट। किसके बने हैं? प्रोटीन के। कैसे हैं? धागे जैसे, फिलामेंटस। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक जिसका डायमीटर ज्यादा उसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, एक जो बहुत पतले हैं माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, और जिनका डायमीटर उनके बीच का होता है। डायमीटर का मतलब ये होता है बेटा, देख ये जो चीज होती है ना, इसे डायमीटर कहते हैं। तो ये बहुत कम है ना, 25 नैनोमीटर है तो फिर इसे बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, 5 होगा तो माइक्रोफिलामेंट। इसको 3 तरह के हैं ये। अब इसमें आप क्या करेंगे बेटा? ठीक है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब सबसे पहले मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल बनाऊंगा। पहले सुन लो ध्यान से इनका काम क्या क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा डिटेल इसके बारे में दे रखी है। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? एक्टिन फिलामेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? ये एक्टिन फिलामेंट होते हैं। ये किस में होते हैं? अगर आपको याद हो, मसल में प्रेजेंट होते हैं, मसल में प्रेजेंट है। उसके अलावा ये अमीबॉइड मूवमेंट में मदद करते हैं। आपने पढ़ी है अमीबॉइड मूवमेंट, वहां मदद करते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक है बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो क्या होते हैं? वो सपोर्ट देते हैं न्यूक्लियस को, सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर ये याद करना, बिल्कुल याद करके छोड़ दो, ये इसमें ज्यादा डिटेल है नहीं। आपके सिलेबस में जो ज्यादा डिटेल है माइक्रोट्यूब्यूल की है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन दोनों के बारे में शॉर्ट में बता दिया, इसके उसके बारे में। माइक्रोफिलामेंट को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? मसल में प्रेजेंट होते हैं। और कहां मदद करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। तुम्हारे पास बेटा एक चैप्टर है मूवमेंट और लोकोमोशन एनसीईआरटी में, है ना। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर मेरे हिसाब से 20 होगा। चैप्टर नंबर 20 के सेकंड पेज पे जाओ और वहां पर देखो ऊपर की तरफ अमीबॉइड मूवमेंट लिखी है। क्या वहां पर माइक्रोफिलामेंट लिखे हैं? चेक करो मेरे कहने से। सर एनसीईआरटी में कहां खोजे? पहले इंडेक्स पे जा, इंडेक्स पे चैप्टर नंबर 20 देख, मूवमेंट और लोकोमोशन, उसका पेज नंबर देख, और वहां जाके सेकंड पेज पे ऊपर की तरफ देख, अमीबॉइड मूवमेंट लिखी है। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब सूडोपोडिया बनना। वैसी मूवमेंट में कौन मदद करेगा? जल्दी देख। एक कह रहा अमीबॉइड मूवमेंट क्या होती है? बेटा अमीबा कैसे मूव करता है? सूडोपोडिया बना के। ऐसी मूवमेंट हमारी बॉडी में कौन से सेल्स में होती है? मैक्रोफाज में, मोनोसाइट में। मिला? मिला मिला नहीं मिला? तो तुम्हारे सिलेबस में माइक्रोफिलामेंट कहां दे रखा है? सिर्फ वहीं दे रखा है, अमीबॉइड मूवमेंट में। मिला मिला? हां सर मिल गया। तो अमीबॉइड मूवमेंट किसमें होती है? जो सेल अमीबा जैसे होते हैं उन सेल्स के अंदर ये जो सूडोपोडिया बनता है ना, इसको बनाने के लिए जो मतलब धागे चाहिए उन्हें माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। इसके अलावा मसल्स में एक्टिन फिलामेंट होते हैं।
मिल गया भाई, मिल गया। हाँ सर, आपको कैसे पता? सर को बेटा एनसीईआरटी का तो पता है ना। हाँ, इसलिए सर के बच्चों के सिलेक्शन होते हैं ना, सर को एनसीईआरटी का पता है। सही है बेटा। एक्टिन क्या होता है? एक खास तरह की प्रोटीन होती है ना, वो मसल में होती है, एक्टिन और मायोसिन नाम से। तो एक्टिन भी किसकी बनी है? एक धागे की, धागे जैसी प्रोटीन होती है। वो एक्चुअल में क्या है? देखो, एक्टिन क्या है? एक प्रोटीन है, उसका डायमीटर क्या है? 5 नैनोमीटर, इसलिए उसे माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। सही है? हाँ हाँ ठीक है। ये दोनों जो मैं आपको बता रहा हूं ये इस चैप्टर में नहीं दे रखे। अब मैं आगे बात करने वाला हूं, मैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बता रहा हूं। आप एनसीईआरटी चेक करो, मैं माइक्रोट्यूब्यूल से पहले आपको साइटोस्केलेटल दिखा रहा हूं, क्या दे रखा है, ध्यान से देखें। पहले साइटोस्केलेटल के बारे में देखें। इलॉबरेट का मतलब बहुत बड़ा, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन। तो साइटोस्केलेटन क्या है? फिलामेंटस प्रोटीन है। कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड माइक्रोफिलामेंट, थर्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है। प्रेजेंट कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। क्या करते हैं इनको सबको मिला के? क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। द साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को क्या देना? सपोर्ट देना, सेल को मोटिलिटी देना और उनको शेप मेंटेन करना, इस काम में काम आते हैं। क्या हमने ये बात कर ली है? अब आपको डिटेल में मुझे क्या पढ़ाना है? माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ाना है। चलिए माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ते हैं, जल्दी करो बेटा। हाँ हाँ जल्दी करो बच्चे। तुमने जूलॉजी में पढ़ा है मैक्रोफाज, ऐसे मत बोलो। मैक्रोफाज तो पढ़ लिया है तुमने, ब्लड वाले टॉपिक में नहीं पढ़ा? मैक्रोफाज पढ़ा होगा। मैक्रोफाज क्या होते हैं? खास तरह के सेल्स होते हैं। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया सबसे पहले कहां घुसना चाहता है? मैं आपसे अगर आज पूछूं कि आपके घर में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर मैं घुस जाऊं तो हर एक रूम में जा सकता हूं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी की तार तो सब जगह जा रही है ना। ऐसे ही आपकी बॉडी में कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं घुस जाऊं तो बॉडी के सारे सेल्स तक जा सकता हूं? ब्लड। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जनरली इंफेक्शन करने के लिए ब्लड में घुसने की कोशिश करता है। तो ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को डायरेक्टली खा जाते हैं। खा क्यों जाते हैं? उसको तोड़ देते हैं। अब खाने के लिए, बैक्टीरिया को खाने के लिए उसके अंदर लाइसोसोम्स होना चाहिए, पर वो बैक्टीरिया तक पहुंचेंगे कैसे? एक खास तरह की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। आ रही बात समझ? हाँ हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो आगे चलते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट में सबसे पहली चीज मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है आप समझेंगे अब मेरे से, ध्यान से देखेंगे भाई। आ जाओ, माइक्रोट्यूब्यूल कैसा दिखता है देखो भाई। चलो माइक्रोट्यूब्यूल देखो, सारे बच्चे माइक्रोट्यूब्यूल देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल देखना। देखो भाई माइक्रोट्यूब्यूल कैसे दिखता है। माइक्रोट्यूब्यूल को दिखाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोट्यूब्यूल किन प्रोटीन्स के बने। देखो भाई पहले ध्यान से देखो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बने हैं। माइक्रोट्यूब्यूल में दो प्रोटीन होती हैं, एक ये होती है और एक ये होती है। ये दो प्रोटीन होती हैं। इस प्रोटीन का नाम, ध्यान दो बेटा, इस प्रोटीन का नाम अल्फा ट्यूबुलिन होता है। सही है? और इसका नाम बीटा ट्यूबुलिन होता है। सही है? माइक्रोट्यूब्यूल ध्यान से देखना कैसे बनाऊंगा मैं। अब मुझे क्या करना है, माइक्रोट्यूब्यूल आपको दिखाना है, तो देख लो कैसे बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने ये आपको दो प्रोटीन दिखाई है, एक का नाम अल्फा ट्यूबुलिन है, दूसरे का बीटा ट्यूबुलिन है। अब जरा देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो बेटा। मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको लगा दिया, ऐसे करते करते मैंने इसको लगा दिया। ध्यान से देखना, कुछ कहेंगे सर ये पता नहीं क्या बना रहे हो, चक्री बना रहे हो, चक्री हमारे लिए है ना, चक्री चक्री खेल रहे हैं। 13 लगाने भाई, 13 लगाने, काउंट करो कितने हो गए, 4 8 10 11 12 13 हो गए।
काउंट कर लो भाई, ऐसे 13 लगा दिए मैंने, काउंट कर लेते हैं एक बार, देखें ज्यादा तो नहीं हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैंने अल्फा ट्यूबलिन लगा दी। अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं ऐसे ही 13 बीटा ट्यूबलिन लगा दूंगा, ऐसे ही मैं 13 क्या लगा दूंगा, बीटा ट्यूबलिन, ऐसे ही पूरी 13 लग जाएंगी इस तरीके से। फिर उसके बाद में यहां क्या लगा दूंगा, अल्फा ट्यूबलिन, ऐसे इस तरीके से अल्फा ट्यूबलिन लगा दूंगा। ध्यान से समझना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं समझने की कोशिश करना। मैंने फिर यहां पर ये लगा दी, ठीक है, ऐसे करके मैं लगाता चला गया। सर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ मजा नहीं आया? आएगा बेटा, मजा भी आएगा, टेंशन मत ले, देख ध्यान से बस तू, ये देख, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा, आ जाओ भाई आ जाओ, लग जाओ सारे। इधर देखो भाई, सारे ध्यान से देखो। ध्यान से देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, चित्रकारी कर रहा हूं आपके लिए, पहले समझना तो आपको इजीली समझ में आएगा। थोड़ा टाइम लगता है डायग्राम बनाने में, तो हमने आपके लिए पहले से ही बना के रख लिया था थोड़ा थोड़ा, और बाकी आपको दिखा दिया। ये देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख सको, मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं, ऐसे दिख रहा है, और उस सिलेंडर में टोटल ऐसे कुछ बना हुआ है। मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। मैंने क्या बताया आपको कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो क्या होता है, दो प्रोटीन होती है, अल्फा और बीटा ट्यूबलिन। अल्फा बीटा ट्यूबलिन को मैं अल्टरनेट लगाता हूं, जैसे मान लो ये मैंने क्या लगा दी, अल्फा, फिर बीटा, अल्फा बीटा, और ये सर्कल में पूरी अल्फा लगी हुई है, फिर अगला वाला सर्कल पूरा बीटा होगा, ऐसे करके पूरा सिलेंडर बन जाएगा। ये जो सिलेंडर बनता है इसका डायामीटर होता है 25 नैनोमीटर का, इसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो एक सीधी लाइन होती है ना, ये एक सीधी लाइन होती है, इसे कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट। जरा मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने क्या किया, मैंने ली अल्फा ट्यूबलिन, फिर मैंने ली बीटा ट्यूबलिन, दो ले ली, दोनों को मिलाकर मैंने बनाया प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट समझ में आया कि नहीं बताओ? प्रोटोफिलामेंट का मतलब होता है ये एक धागा। फिर मैंने क्या किया, 13 प्रोटोफिलामेंट लगाए। 13 प्रोटोफिलामेंट लगाने के बाद मेरे पास इज 1 माइक्रोट्यूब्यूल। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास गोल गोल छोटी छोटी प्रोटीन है, उनका नाम है अल्फा और बीटा ट्यूबलिन। मैंने ये अल्फा लगा दिया, अगले सर्कल में बीटा लगेगा, फिर अल्फा लगेगा, ऐसे करके पूरा सिलेंडर बन गया। यहां तक समझ में आ रही है? तो अल्फा बीटा अल्टरनेट लगा हुआ है। तो ये जो एक पूरी लाइन है, दिस वन, इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटोफिलामेंट का नाम दिया। ऐसी 13 लाइनें हैं ना, 13 लाइनें हैं ऐसी, तो पूरा एक धागा बना है जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल देखने में आपको ऐसा दिखेगा, माइक्रोट्यूब्यूल देखने में ऐसा दिखेगा। चित्र देखो ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं? दिस वन इज अल्फा ट्यूबलिन, दिस इज बीटा ट्यूबलिन। ये मैंने अल्फा लगा दी है, देख लो। फिर उसके बाद बीटा की लाइन आ गई, खुद से देखो बेटा। दिस लाइन इज, मान लो मेरे पास बीटा ट्यूबलिन की लाइन है, फिर उसके बाद ये अल्फा की लाइन है, फिर बीटा की लाइन है। ऐसे करते करते मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बना, जिसका डायामीटर, जिसकी ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर कितना है, 25 नैनोमीटर का। इस पूरे धागे को मैं क्या बोल रहा हूं, माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहा हूं। क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ, बोलो जल्दी बोलो। तो मैं आपसे पूछूंगा माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है, आप कहोगे सर अल्फा बीटा ट्यूबलिन का। अल्फा बीटा ट्यूबलिन कितने धागे, देखो ये एक लाइन है, इसे प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। ऐसी कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करके पूरी
13 है, और 13 से ज्यादा नहीं होते, पूरी 13 की एक सर्कल बनता है, उसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। सही है? हाँ हाँ, एनिमेशन भी दिखाऊंगा बेटा तुझे। ये पढ़ ले चुपचाप डायग्राम जो दिखा रहा हूं, इससे समझ आ रहा है। एनिमेशन का मत देखने के चक्कर में इधर ध्यान दे। हाँ, नहीं एनिमेशन हो जाएगा, तू इधर ध्यान दे। 13 क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि क्लियर है, एग्जैक्टली 13 होता है, स्ट्रक्चर है। तेरे 2 कान क्यों है, ये क्यों पूछ रहा है? 2 होते हैं ना, एक इधर, बस बात खत्म। तो तुझे समझ में आनी चाहिए, अल्फा बीटा ट्यूबलिन है, उसको मैंने ऐसे लगाया है, पहले अल्फा की लाइन है, फिर बीटा की लाइन है, ऐसी कितने टोटल 13। तो क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही? मेन चीज ये समझने की है, डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो तुम्हें ये मैंने लिखा है। कौन सी प्रोटीन है? अल्फा और बीटा ट्यूबलिन। क्या करती हैं वो प्रोटोफिलामेंट बनाती है। ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट एक माइक्रोट्यूब्यूल के हैं। डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बनाना है, 1 मिनट है, जल्दी से बना लो। हाँ, लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये बहुत लंबे धागे हो सकते हैं, बनते रहते हैं लगातार, लंबे धागे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। हाँ सर, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, इसके बाद वाला डायग्राम है एनसीईआरटी की बुक में, वो भी दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी की बुक में क्या है वो मैं दिखाऊंगा तुझे, ध्यान से देख। अरे दिखा रहा हूं बेटा, लेंथ कुछ भी हो सकती है, बीच में कुछ होगा नहीं, खाली है, इसलिए इसका नाम ट्यूब्यूल है। खाली है तो क्या बोला? ट्यूब्यूल। माइक्रो का मतलब नैनोमीटर में है, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा है, और माइक्रोफिलामेंट क्या था? अंदर से ठोस था, इसलिए वो माइक्रोफिलामेंट था। ये माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर से खोखला है। कितने नैनोमीटर है इसमें? 25 नैनोमीटर। एक बच्चा लिख रहा है, सर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे। सही कह रहा बेटा, सही है। आज जाइयो मम्मी से कहियो, मम्मी सर ने बोला है कि मुझे 2 बेलन यहां सर पे सुबह उठते ही और 2 रात को सोते वक्त यहां पे मारो, है ना, जब मेरा दिमाग ठीक होगा। सही है? हाँ, मैं तब एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा जिसके दिमाग में उल्टे सीधे, बेटा ये जो दिमाग में तेरे है ना, इसको ब्रेन कहते हैं, है ना। अगर नहीं पड़ेगा तो यहां आ जाएगा भूसा। भूसा समझ में आता है, जो जानवरों को खिलाते हैं, वो सेलुलोज होता है, और जब गर्मी होगी तो उसमें आग लग सकती है ना। तो इसलिए उसको ऐसा मत कर कि अनयूज हो जाए तो दिमाग की जगह भूसा बन जाए। उसको यूज कर, अच्छे काम में यूज कर, दिमाग पढ़ाई में लगा, है ना। फ्रेंड बना रहा है सर को, बताओ, हद ही हो गई, गधा। हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, समझा रहा हूं बेटा। हाँ बेटा, इसमें दिमाग दिया है भगवान ने, न्यूरॉन्स भर के दिए हैं। ये न्यूरॉन्स कुछ टाइम में सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे भूसा कहते हैं, यूज नहीं करोगे, और उसमें गर्मी में आग लग सकती है, सेलुलोज है ना। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। हाँ चलो आगे आ जाओ। आओ भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी बॉडी, जैसे मैंने आपको, ध्यान सुनो, मैंने आपको कहा कि भाई देखो, माइक्रोट्यूब्यूल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो, ध्यान से देखेंगे भाई, ये एक पेज है, दिस इज 1 पेज, ठीक है। तो ये पेज मान लो माइक्रोट्यूब्यूल है। आप बचपन में थे, इससे नाव भी बना सकते थे, कैप भी। नाव बनानी आती है ना इससे? आपको नहीं आती? कुछ भी नहीं आता, नालायक हो तुम। नाव बना सकते थे, इससे चेयर बना सकते थे, इससे आप क्या बना सकते थे? मान लो कैप बना लेते थे, कुछ लोग कुछ भी बना लेते थे। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रोट्यूब्यूल एक धागा हो गया, उससे सेल के अंदर क्या क्या बनता है ये हमें देखना है। तो सेल के अंदर 5 चीजें बनती है माइक्रोट्यूब्यूल से, ध्यान से सुनना। सेल के अंदर क्या बनती है? 5 चीजें बनती हैं इससे। तो लोकेशन वेयर माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रेजेंट, वो साइटोप्लाज्म हो गया। लेकिन वो क्या क्या बनाता है, या मैं ये लिख सकता हूं, इसको रब करके मैं ये लिख सकता हूं कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, सुने ध्यान से। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म स्ट्रक्चर्स, एक सीलिया, सेकंड फ्लैजिला, थर्ड स्पिंडल फाइबर, फोर्थ बेसल बॉडी, फिफ्थ सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल। तो यहां पर हमें क्या देखना है आपको कि माइक्रोट्यूब्यूल से हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख भाई, इधर ध्यान दे, सारे बच्चे इधर ध्यान दो।
भाई ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, इसमें कितने प्रोटोफिलामेंट? 13। ये दूसरा है, इनको मैंने अलग तरीके से अरेंज किया। माइक्रोट्यूब्यूल्स को लगाऊंगा, एक से नहीं बनाऊंगा मैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बनाऊंगा, बहुत सारे। जैसे ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, दूसरा, इनको आपस में अरेंज करके मैं नए नए स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनता है? सीलिया बनता है, फ्लैजिला बनता है, स्पिंडल फाइबर, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल। इनके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्या आपको क्लियर है? हाँ, क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा साइटोस्केलेटल एलिमेंट किसके बने हैं? प्रोटीन के। कैसे हैं? फिलामेंटस। सही है। कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में। क्या करते हैं? मोटिलिटी, शेप देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। याद हो रहा है? हां सर। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। जल्दी बताओ। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल कैसा बना है? 2 प्रोटीन होती है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन। उनको जोड़ो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? माइक्रोफिलामेंट। 13 माइक्रोफिलामेंट का एक माइक्रोट्यूब्यूल। अब एक माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल को लेकर अब मैं ये स्ट्रक्चर्स बनाने जाऊंगा। क्या आपको यहां तक क्लियर है? बता दो जल्दी से। बेटा एक बच्चा कहता है कि पापा डांट रहे हैं कम मार्क्स आने से। बेटा पापा को बोलो कि पापा एक बार झाड़ू उठा के मुझे सूद दो, ठीक है, और मुझे दे दो 2 साल का समय, मैं मेहनत से पढ़ूंगा, नीट क्वालिफाई करूंगा। ये ठीक रहेगा? ये बैलेंस बना रहा है? क्योंकि भाई उन्होंने आपके लिए मतलब इतनी मेहनत करी है, 10th में आपको सारा सपोर्ट दिया, तो आपको मार्क्स लाने थे। कम लाए तो पिटाई तो खानी चाहिए, खा लो पिटाई। उसके बाद 2 साल का समय मांगो और नीट के लिए पढ़ो, बस बात खत्म हो गई, सेटलमेंट हो गया। हाँ हाँ, सेटलमेंट बेटा। हाँ ठीक है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम ओवर वाले पिटाई खाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास है कल। हाँ हाँ, सही है। आओ इधर आओ भाई, सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं। देखो भाई इधर, ये एक सेल है, उस सेल पर ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको सीलिया कहते हैं। ये सेल है, उस पर एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, इन्हें फ्लैजिला कहते हैं। अब सुन लो ध्यान से, मैं क्या बताऊंगा। व्हाट इज सीलिया, व्हाट इज फ्लैजिला। सीलिया का क्या काम होता है? आपने अगर पढ़ा हो सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया का क्या काम होता है सुन लो। देखो इधर, मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो हमारे पास आपकी एनसीईआरटी में एक सीलिएटेड एपिथेलियम दे रखी थी। तो सीलिया मेरे पास मल्टी सेलुलर कंडीशन में भी होता है। तो ये सिंगल सेल है, इसमें भी सीलिया है। ऐसे सिंगल सेल का नाम हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यहां पर हम पैरामीशियम लिख सकते थे। और ये सीलिएटेड एपिथेलियम, यहां सीलिया है। सीलिया क्या करता है? सुनना ध्यान से। सीलिया 2 काम करता है। देखो एनसीईआरटी लिखती है कि सीलिया और फ्लैजिला या एक चप्पू की तरह, नाव चलाने वाला चप्पू होता है ना, वैसे काम कर सकते हैं। सीलिया क्या करता है? या तो सेल को मूव कर देगा या उसके आसपास के मीडियम को। जैसे मान लो हमारे पास ये फेलोपियन ट्यूब है या जो भी चीज है जो उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, तो यहां जो भी लिक्विड होता है सीलिया उसे मूव करता है। तो सीलिया का डबल काम होता है। पहला, वो सेल को मूव कर सकता है या उसके आसपास के मीडियम को मूव कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सीलिया क्या होता है बेटा? सीलिया स्मॉल साइज होते हैं, ज्यादा नंबर में होते हैं, मोर इन नंबर। ठीक है, कहां कैसे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, और उसमें भी 2 ऑप्शन है, सिंगल सेल में एंड मल्टी सेलुलर कंडीशन में। सिंगल सेल में होंगे और मल्टी सेलुलर कंडीशन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सीलिया की बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? सीलिया की। दोनों कंडीशन में, सिंगल सेल में, मल्टी सेलुलर कंडीशन में। सीलिया क्या करता है? एक तो सेल को मूव करता है, मान लो ये सेल है, सीलिया है तो सेल को चलाएगा। दूसरा, अगर सीलिया यहां प्रेजेंट है, इसमें सीलिया प्रेजेंट है, तो मीडियम को मूव करेगा। तो क्या करेगा? रोल की अगर बात करें, इट मूव सेल
इट मूव सेल एंड मीडियम, सेल को मूव करेगा और मीडियम को मूव करेगा। यहां आ जाओ जरा, फ्लैजिला है, फ्लैजिला कैसा है, लार्ज साइज है, थोड़ा सा लेस इन नंबर होते हैं, हमेशा सिंगल सेल में होंगे, प्रेजेंट इन सिंगल सेल, हमेशा सिंगल सेल में होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यूकैरियोट का फ्लैजिला डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में, यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, मैंने याद है बताया था बैक्टीरिया में, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर टू प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट से अलग होता है, प्रोकैरियोट से क्या होता है, अलग होता है। ये किसको मूव करेगा, इट मूव सेल, ये किसको मूव करेगा, सेल को मूव करेगा। तो मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए, एक होता है सीलिया, पैरामीशियम के सरफेस पे सीलिया होता है, वो किसको मूव कर सकता है, मीडियम को और सेल को। उसके अलावा यहां पर जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है मीडियम को मूव करता है, ठीक है। सीलिया ज्यादा नंबर में होते हैं और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, सिंगल सेल में या मल्टी सेलुलर में। ये जो फ्लैजिला होता है हमेशा सिंगल सेल में मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो मैं कहता हूं ह्यूमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, सर मल्टी सेलुलर है, क्या उसमें फ्लैजिला मिल सकता है, स्पर्म में। तो ह्यूमन में जब सिंगल सेल की स्टेज बनेगी वहां फ्लैजिला होगा। आ रही है बात, समझ नहीं आ रही, ह्यूमन में जब सिंगल सेल की स्टेज आएगी वहां फ्लैजिला होगा, क्लियर है। तो फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में होता है, फ्लैजिला बैक्टीरिया में भी होता था पर स्ट्रक्चर अलग है। तो फ्लैजिला किसको मूव करता है, सेल को मूव करता है, जैसे स्पर्म को मूव करता था। मैं अगर आपसे पूछूं क्या फ्लैजिला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन जब वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल की स्टेज बनाए। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, हमें ध्यान से देखना है कैसे। यहां तक क्लियर, बताइए। एक पूछ रहा है व्हाट इज सिंगल सेल, कट्टा मारूंगा बेटा खींच के। कैसी बात कर रहा है, क्या हो गया तुझे, पगला गया है? झुमड़ी तलैया से आया है? एक दवाई आती है बेटा जो ऐसे बच्चों के लिए होती है, रात में सोने के बाद सुबह उठने से पहले, है ना, गीले पानी से खानी होती है, नहीं सूखे पानी से, उससे तबीयत ठीक हो जाती है। क्या कर रहा है, सिंगल सेल पूछ रहा है, भगवान। मीडियम होता है इसके आसपास की जगह, जैसे मान लो ये सेल है, इसके आसपास की जो जगह है उसे मीडियम कहते हैं। तो ये जो सीलिया होता है ना, मीडियम को मूव कर सकता है या सेल को मूव करेगा। ये क्या करता है, सिर्फ सेल को मूव करता है, सेल को चलाता है। यहां तक समझ में आया? हां, समझ मेरी बात, मीडियम समझ में आ रहा है, आसपास की जगह। मान ले तू हाथ ऐसे चला रहा है पानी के अंदर, तो तू पानी को भी चला रहा है ना, सही है। और मान ले तू सिर्फ बॉडी को मूव कर रहा होता, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो सेल को मूव कर सकता है सीलिया और पानी को भी मूव कर रहा है आसपास के, लेकिन फ्लैजिला सिर्फ सेल को मूव करता है, पानी को नहीं मूव करता। सही है। हाँ हाँ, चिड़िया बनवा दो तुम सर का, बहुत बढ़िया। हाँ सर आज फुल मूड में है, बिल्कुल मूड में बेटा, टेंशन न ले। आजा फ्लैजिला का और सीलिया का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तुझे। स्ट्रक्चर देख पहले ध्यान से, दोनों का स्ट्रक्चर देख पहले ध्यान से, इधर देख पहले। ये मैंने एक सेल बनाया, ध्यान से देखियो, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ध्यान से देख बेटा, पहले देख ध्यान से। ये सेल है, इस सेल में ये सीलिया है, ऐसे ये सीलिया है, ठीक है। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देख। सीलिया कुछ ऐसा होता है, ऐसा सीलिया है, ये सीलिया है। इस सीलिया को थोड़ा जूम करके बना दिया मैंने, दिस इज सीलिया। ये सीलिया को जूम करके बना दिया। इस सीलिया के सेंटर में, ये सेंटर में मैंने पिंक कलर का कुछ बनाया भाई, देख लो ध्यान से। ये पिंक कलर का कुछ बनाया। तो मुझे बताओ ये जो सीलिया में ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये तो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन है ना ये, दिस मेम्ब्रेन इज लाइक, ये मेम्ब्रेन है लाइक सेल मेम्ब्रेन। कैसी है ये, सेल मेम्ब्रेन जैसी है। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। और इसके सेंटर में जो ये स्ट्रक्चर है इसको एक्सोनीम कह रहे हैं।
इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सोनीम कह रहे हैं, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सीलिया का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एक्सोनीम कहते हैं। ऐसे ही जब मैं फ्लैजिला की बात करूंगा, ध्यान से देखे बेटा, फ्लैजिला देखो, ये सेल है, तो इस सेल में ये फ्लैजिला है, मान लो ये रहा, ये एक और फ्लैजिला है, ऐसे ये फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये सेल मेम्ब्रेन है, सही है, और ये भी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन ही तो कॉन्टिन्यूस है। हां सर, सेल मेम्ब्रेन है ये भी एक तरीके की। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, यहां पर इसके सेंटर में भी ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सोनीम कह रहे हैं। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो सेंटर में इसको एक्सोनीम कह रहे हैं, तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला का हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, स्ट्रक्चर में समानता है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर, स्ट्रक्चर सिमिलर है। जिसके बाहर, बाहर सुन लो ध्यान से, जिसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, आउटर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, एंड इनर में हमारे पास एक्सोनीम होता है, दोनों में। रिपीट कर रहा हूं, यह सीलिया है, दिस इज सीलिया। इसका डिटेल स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन है वैसी ही मेम्ब्रेन बाहर होती है, हां सर, और सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एक्सोनीम कहते हैं, जो किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन में आ गया, फ्लैजिला है ये, दिस इज फ्लैजिला। इसके भी सेंटर में एक्सोनीम है, जो किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैं आपको किसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, एक्सोनीम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको यह समझाया कि चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में होती है, लगातार होती है सेल मेम्ब्रेन से। उनके सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एक्सोनीम कहते हैं। यह एक्सोनीम माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल, वो हम देख रहे हैं, अब जल्दी बताओ। पिलाई बेटा, पिलाई बैक्टीरिया में थी, पिटाई हो जाएगी तेरी, पिलाई बैक्टीरिया में थी, पिलाई यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती, फिम्ब्रियाई यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती, फ्लैजिला दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में। यूकैरियोटिक का फ्लैजिला, सेंटर में एक्सोनीम, बाहर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट का सीलिया, सेंटर में एक्सोनीम, बाहर मेम्ब्रेन। फर्क क्या है इनके रोल में, ये मीडियम मूव करता है, सेल को मूव करता है, ये मीडियम और सेल दोनों मूव करता, सॉरी, ये मीडियम और सेल दोनों मूव करता है, ये सिर्फ सेल मूव करता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभय प्रताप जी कह रहे हैं कि सर बहुत एक्टिव हो गया, बहुत ही बढ़िया बेटा। एक्सोनीम बना है माइक्रोट्यूब्यूल का, बता रहा हूं, एक्सोनीम बता रहा हूं। हाँ, टाइम आउट वाले घर चले जाओ, कल एक्स्ट्रा क्लास है भाई, पहले बता रहा हूं, कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी, और या तो लाइव आ सकती है, रिकॉर्डेड आ सकती है, दोनों में से। और इसमें थोड़ा सा बात पार्ट बचा है आपको बताने को, और बचा है न्यूक्लियस वाले में। न्यूक्लियस पूरा खत्म करेंगे और ये करेंगे, तो कल हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं होगा तो वो थोड़ा सा पार्ट जो सेल थ्योरी वाला पार्ट है ना स्टार्टिंग का, वो बचेगा, नहीं तो कल फिनिश हो जाएगा ये। क्लियर है? और अगर आप मान लो मैं थोड़ी लंबी क्लास कल पढ़ा दूंगा 2.5 घंटे के आसपास, तो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? पहले बताओ कौन सी केमिस्ट्री क्लास है कल? मैं पढ़ाऊंगा भाई, होने दो, कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाएंगे ना, हम भी पढ़ाएंगे भाई। हाँ, हमारा भी मन करेगा तुम्हें पढ़ाने का। हाँ, लाइव पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड पढ़ेंगे? रिकॉर्डेड आएगा 2 घंटे का, लाइव आएगा 2.5 घंटे पढ़ेंगे। बताओ जो कौन सा पढ़ना है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हम्म,
कल यहां तक रिवाइज करके आना, इसके आगे पढ़ाऊंगा, इसको सीलिया फ्लैजिला को खत्म करेंगे, एक्सोनीम से ही बताऊंगा, यहां तक कंप्लीट करके आना। और कल हम न्यूक्लियस भी करा देंगे आपको, तो उसके बाद से आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? न्यूक्लियस प्रॉपरली आपको पढ़ा दूंगा, सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको कल खत्म कर लेंगे, थोड़ा सा बचेगा तो सेल थ्योरी वाला पार्ट। सही है? दोनों में बेटा ये मेरी मर्जी, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, लाइव या रिकॉर्डेड कल की क्लास, ये मेरी मर्जी है, इसमें आप नहीं कुछ बोल सकते, है ना? ठीक है, क्लियर है? मैं प्रॉपर समझा के पढ़ाऊंगा, कोई चीज छूटेगी नहीं। सही है? चलिए कल मिलते हैं, बाय। और अगर मैंने कल कंप्लीट किया चैप्टर तो परसों इसको याद करके बैठना है सबने। मैं इसका डाउट सेशन लूंगा, फिर परसों भी पढ़ाऊंगा डाउट सेशन के लिए। डाउट सेशन क्या होता है, आप डाउट पूछो, मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? कल तो मैं पढ़ाऊंगा 100%। ठीक है? सही है? हाँ 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 सही है। टाइमिंग बेटा इवनिंग में ही आना चाहिए, इवनिंग में ही आना चाहिए। हो सकता है रिकॉर्डेड आएगा तो आपके उसमें आ जाएगा 12-1 बजे तक, आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, बाय, एंड करते हैं।